हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि 85 डेज अप्रॉक्स आर लेफ्ट। जल्दी जल्दी कर लो, बकअप योर सेल्फ। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई टेंशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी नोट्स मेरे वीडियो में दिखाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं टू प्लेस द ऑर्डर। द व्हाट्सएप नंबर इज़ 8287712032। आई रिपीट 8287712032। और जिन बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है वो प्लीज़ उसको ट्रैक पे ले आएँ, बिकॉज दिस अटेम्प्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। सो प्लीज़ उसको ट्रैक पे लाइए और फटाफट लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। थ्योरी के लिए ये दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन टू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। First thing is responsibility accounting. First topic is responsibility accounting. इसमें हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके 4 recognized लेवल है वो पढ़ेंगे एंड that's it. Topic is over. So let's start with it. So first है मीनिंग हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे सपोज आपको टॉपिक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, तो उसमें आप ज़रूर पहले मीनिंग लिखें, उसके बाद कुछ और लिखें। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट ऑफ द फर्म। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे एक इंडिविजुअल मैनेजर है, उसको बोल दिया भाई तू रेवेन्यू देख, भाई तू कॉस्ट देख, भाई तू एसेट देख। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब अपने अपने एरिया को देखो, अपनी चीज़ों को देखो। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स CSR ऑफ FI, CSR दैट इज कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग। CSR ऑफ FI वेयर इंडिविजुअल मैनेजर is held responsible for certain car, cost, revenue and asset of the firm. That's it. Okay, next है 4 recognized level of decentralization. मतलब कैसे कैसे काम एलोकेट होता है और कैसे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलती है। ओके, मतलब कैसे कैसे हम काम को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट वाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू वाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट वाइज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और जैसे काम एलोकेट होता है ना, वैसे ही अथॉरिटी भी मिलती है। तो इसका कोड है CRIP, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। तो 4 सेंटर होते हैं, क्या क्या? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। ओके, कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, देखो, अगर किसी को कॉस्ट कम करने की जिम्मेदारी दी तो उसको बोलेंगे कॉस्ट सेंटर, राइट। मतलब आपको बोला कि आप कॉस्ट संभालिए तो आप हुए कॉस्ट सेंटर। ओके, अगर किसी को रेवेन्यू की जिम्मेदारी दी, द पर्सन हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू इज नोन एज रेवेन्यू सेंटर। ओके, अब इन्वेस्टमेंट में क्या आता है ना, इन्वेस्टमेंट सेंटर इज लिटिल बिट डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट में रेवेन्यू की भी जिम्मेदारी आती है, कॉस्ट की भी जिम्मेदारी आती है, एसेट की भी जिम्मेदारी आती है, और इन्वेस्टमेंट तो नाम ही है तो इन्वेस्टमेंट की भी जिम्मेदारी आती है। और प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है, प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट सेंटर को किसकी जिम्मेदारी दी जाती है, रेवेन्यू की भी और कॉस्ट की भी, रेवेन्यू की भी और कॉस्ट की भी। सो बेसिकली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टॉपिक आता है तो आपको ये मीनिंग लिखना है और ये 4 कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर लिखना है। ओके, नेक्स्ट है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स। ओके, सो आपके पास 2 तरीके के डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फोकस हेयर। ओके,
सो एक होता है फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल होते हैं ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल पार्ट का है, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग ओनली थ्योरी, ओके। अब नॉन फाइनेंशियल में हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनेंशियल एक थ्योरी पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्कुल भी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं आएंगी, नॉन फाइनेंशियल में फाइनेंशियल चीज़ें भी आएंगी। तो ये जितने भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आएंगे, जैसे मेजर्स आएंगे, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड ट्रिपल बॉटम लाइन, इन पाँचों के लिए BBPPT, इन सब के लिए ही जो फर्स्ट कॉमन लाइन है जो आपको हर थ्योरी क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, वो क्या है वो मैं बताती हूँ। वो है इट कवर्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। एवरी बिजनेस नीड टू बी सस्टेनेबल rather देन ओनली प्रॉफिटेबल। मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए, BBPPT, बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड ट्रिपल बॉटम लाइन, कोई भी टॉपिक आ जाता है, आपको कोई भी टॉपिक में फर्स्ट कॉमन लाइन यही लिखनी है, क्या, इट कवर्स बोथ financial and non-financial performance measures. Every business need to be sustainable rather than only profitable. Okay? So मतलब कि नॉन फाइनेंशियल का मतलब एग्जैक्टली नॉन फाइनेंशियल नहीं हो जाता, नॉन फाइनेंशियल में फाइनेंशियल मेजर्स भी आते हैं, तो आपको ये लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बैलेंस स्कोर कार्ड, विच इज़ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो बेसिकली ना आप इसको ऐसे समझ लो कि एक स्कोर कार्ड है, मतलब एक पेज है जिसमें आपके स्कोर लिखे हैं, इट्स अ स्कोर कार्ड, ठीक है। तो अब देखो इसका मीनिंग, पहले आप वो कॉमन लाइन लिखेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड का, फिर अगली बात क्या लिखेंगे, इसमें लिखो कि मीनिंग क्या है। तो मीनिंग लिखो कि बैलेंस स्कोर कार्ड इज अप्रोच विच लुक्स फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर परफॉर्मेंस। एक तो पहले हमने लिख दिया कॉमन लाइन में, एक दोबारा ऐसे लिख दो कि बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच किसके लिए, किसको कंसिडर करती है, फाइनेंशियल को भी करती है और नॉन फाइनेंशियल को भी करती है। ओके, उसके बाद लिखना कि बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा मेथड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशंस में दिखाता है, 4 डायमेंशंस में शो करता है, टेकिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, टेकिंग both into account short term and long term goals, taking both into account short term and long term goals. Okay, next, तो आपने लिख दिया 4 डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस को अकाउंट में लेता है। वो कौन सी है 4 डायमेंशंस, वो सुनो, वो है FLIC। पहला तो फाइनेंशियल हो गई, फाइनेंशियल आ गया। अब क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड में फाइनेंशियल भी होती है नॉन फाइनेंशियल भी होती है, तो फाइनेंशियल से तो पता चल गया फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल कौन से, नॉन फाइनेंशियल है, पहला है LIC, तीनों है LIC। पहला है L से है लर्निंग एंड ग्रोथ और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। फिर I से है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, और C से है कस्टमर पर्सपेक्टिव। ओके, सो 4 डायमेंशंस है FLIC। ओके, FLIC डायमेंशंस है 4। उसके बाद हम एक एक डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ाइए। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे नोट्स बाय कर लिए हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा क्योंकि उनको ये एक ही पेज पे दिख रहा होगा सारा, राइट। बट जिन्होंने नोट्स नहीं बाय किए हैं, जो यहीं से ही पढ़ रहे हैं, आई रिकमेंड कि आप नोट्स बाय कर लीजिए सो दैट आपको बहुत ईजी होगा ये चीज़ें याद करना। क्योंकि क्या होता है ना, रिपीट मोड पे आपको पढ़ना है उसको, है ना, क्यूमुलेटिव रिविजन्स करने हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि मैं किधर की साइड लेके जा रही हूँ आपको। ओके, सो मैं आपको फर्स्ट डायमेंशन पढ़ा रही हूँ अब, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो इस टॉपिक में ना हमको कुछ अंदर के वर्ड्स भी याद करने। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज रेवेन्यू, ग्रोथ, ROI, EVA, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, राइट। तो हम क्योंकि वर्ड्स भी याद करने हैं क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आता है इसमें केस स्टडी टाइप, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लिखने होते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना होता है, ऐसा। ओके,
तो एक क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैं आपको ये याद कराऊंगी और वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, अभी नहीं, इसके बाद। ओके, इस वीडियो के बाद अलग से एक वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको वो केस स्टडी सॉल्व करा दूंगी। ओके, तो अभी क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपको कैसे लिखना है कि देखो, पहले आपको लिखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू शेयर होल्डर, राइट। उसके बाद कंटेंट मतलब कि आपको फर्स्ट क्या लिखना है, तो लिखो कि इट व्यूज़, जो कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है वो व्यू करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन फोकस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एंड डिविजन्स। सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है तो किस पे फोकस करेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, राइट। और फिर इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज ग्रोप, GROPE, नीचे कोड लिखा है मैंने GROPE, तो आपको ऐसे याद रखना है। एक्चुअली ये वर्ड्स बहुत ईजी है, रेवेन्यू, ग्रोथ, बट जब आप लिखेंगे ना कहीं पे, जब आपको लिखना पड़ेगा तो आपको 2 या 3 से ज़्यादा याद नहीं आएगा, इसलिए इसको याद करना है। GROPE, ग्रोप, R 2 है, GRROPE, सो GROPE। ओके, सो ग्रोथ, रेवेन्यू, ROI, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड EVA। ओके, नेक्स्ट आपका कस्टमर पर्सपेक्टिव, सेम ऐसा ही है। कैसे लिखोगे, इट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर, इट व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज, जो मेजर्स है ना उसके लिए मैंने कोड बनाया है। कोड सुनो, कोड क्या है, देखो पहला कोड है इसका, प्रांशु बना ओला का कस्टमर। प्रांशु इज़ माय फ्रेंड, ओके, तो मैंने उसके नाम से बनाया था कोड, तो मैंने आपको भी वही शेयर करा है। सो प्रांशु बना ओला का कस्टमर, तो कस्टमर से क्या याद आएगा आपको कि ये वाला कोड किसका है, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव वाला कोड है, ठीक है। आप कोड क्या है, सिर्फ सुनना, आपको सिर्फ याद करना है इस कोड को, और इसके मेन वर्ड्स आपको याद करने हैं बेसिकली। देखो कोड क्या है, कोड है, कैब वाला ना लॉयल था, जो ओला का कैब वाला था, ना सेटिस्फाई करता था, बट प्रांशु था ओला का रिपीट बायर। ओके, जब फर्स्ट टाइम गया था तो एक्सपीरियंस ठीक था, फर्स्ट टाइम गया था प्रांशु, जब एक्सपीरियंस ठीक था उसका, बट जब वापस आते टाइम, जब गया और जब वापस आते टाइम, रिटर्न आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। तो प्रांशु ने क्या किया, प्रांशु ने ओला में कॉल किया, कॉल मतलब रिकॉल किया करके अपनी कंप्लेन कर दी, ठीक है। लॉयल से क्या है, लॉयल से है आपका कस्टमर लॉयल्टी, सेटिस्फाई से है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट टाइम से है फर्स्ट टाइम बायर, रिपीट से है रिपीट बायर, रिटर्न से है रिटर्न परसेंटेज, रिकॉल से है रिकॉल, एंड कंप्लेन से है कंप्लेन। सो प्रांशु बना ओला का कस्टमर, कस्टमर से है कस्टमर पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन, ये कोड है। ओके, सो कैब वाला ना लॉयल था ना सेटिस्फाई करता था, बट प्रांशु था ओला का रिपीट बायर, जब फर्स्ट टाइम गया तो उसका एक्सपीरियंस ठीक था, बट वापस आते टाइम मतलब रिटर्न आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया, तो प्रांशु ने ओला में रिकॉल कर कंप्लेन कर दी, ठीक है। ये मैंने कोड इसलिए बनाया है सिर्फ वो मेजर्स याद करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये मेजर्स ज़रूरी हैं। आई रिपीट, आपको भी ऐसे ही याद करना है, ये मेजर्स ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, जैसे 4 पर्सपेक्टिव थे ना, FLIC, फाइनेंशियल, दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, फाइनेंशियल, लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो हमने अभी तक कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक तो फाइनेंशियल, एक पढ़ा है कस्टमर, अब हम पढ़ रहे हैं आई, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो देखिए क्या बोलता है वो, सो इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल प्रोसेस। ऑब्वियसली ये इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या था, नॉन फाइनेंशियल था, है ना। LIC नॉन फाइनेंशियल थे और F फाइनेंशियल था। ओके, सो इट व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली ये क्या है, ये फाइनेंशियल F और C के ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, ये उसके लिए काम करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज प्रोडक्टिविटी, MCE, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड, रिप्लेसमेंट टाइम, सपोर्ट सेंटर एक्सेट्रा। तो इस मेजर्स के लिए भी मैंने कोड बनाया है। कोड क्या है, कोड है कि इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव का कोड है कि पंचर हुआ टायर के अंदर, है ना, इंटरनल पंचर हुआ,
यार टायर के अंदर तो अंदर पंचर होता है ना, तो इंटरनल पंचर हुआ क्या, टायर के अंदर, है ना। तो देखो क्या, साइकिल में हुआ पंचर मतलब डिफेक्ट, साइकिल में हुआ डिफेक्ट, सपोर्ट सेंटर गए और बोला कि रिप्लेस कर दो हमारी साइकिल, है ना। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम प्रोडक्टिविटी नहीं करते, अब हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो आपकी साइकिल रिप्लेस कैसे होगी, हम बस ठीक कर देंगे। तो साइकिल में हुआ पंचर मतलब डिफेक्ट, सपोर्ट सेंटर गए और बोला कि रिप्लेस कर दो हमारी साइकिल, उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम प्रोडक्टिविटी नहीं करते। साइकिल से आएगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, डिफेक्ट से आएगा डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड, सपोर्ट सेंटर से आएगा सपोर्ट सेंटर, रिप्लेस से आएगा रिप्लेसमेंट टाइम एंड प्रोडक्टिविटी से आएगा प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है आपका लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, इसमें क्या है देखो, इट इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज़। तो ये जो लर्निंग एंड ग्रोथ, ये देखो लर्निंग एंड ग्रोथ किसकी होगी, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसकी होगी, है ना। ग्रोथ किसकी होगी, ग्रोथ इनोवेशन की होगी, एम्प्लॉयज़ की होगी, क्या होगी, है ना। इट इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज़। सो इट व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू, इसमें ना क्या है, इसमें ऊपर वाले भी वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कल्चर। तो इसके लिए भी मैंने बना दिया था होटल ITC, HITC, होटल ITC। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कल्चर। इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू HITC। ओके, एंड इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज, ये सब है, न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, इन्वेस्टमेंट इन R&D, देन ट्रेनिंग आवर्स, देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया है कि HITC, मतलब ऊपर वाला भी आ गया तो आपको याद रहेगा, ये दोनों एक साथ है। तो HITC वालों ने क्या किया ना, HITC होटल ITC वालों को न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ी। न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करना पड़ा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ी, सो दैट एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाए एंड R&D की इन्वेस्टमेंट भी ख़राब ना हो। R&D से है इन्वेस्टमेंट इन R&D। ओके, न्यू प्रोडक्ट से है न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, उसके बाद एम्प्लॉयज़ से है आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ट्रेनिंग से है आपका ट्रेनिंग आवर्स, एंड दैट्स इट, हो गया। ओके, इजी। तो HITC वालों को न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ी, सो दैट एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाए एंड R&D की इन्वेस्टमेंट भी ख़राब ना हो। ओके, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिनेंट रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। सो बेसिकली ये SM में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको न्यू जो स्टूडेंट जर्नल आई है ना Jan 23 वाली, उसका क्वेश्चन है। तो मैं उसका क्वेश्चन भी कराती हूँ अभी। तो अभी आपको समझ आ गया, बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आया तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर 4 डायमेंशंस लिखने हैं, फिर 4 डायमेंशंस को आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पता है क्या है, वो है कि क्यों बैलेंस स्कोर कार्ड फेल हुआ। यार हमने इतनी मेहनत की, इतने 4 डायमेंशंस लगाए, 4 चीज़ें करके देखा, और फिर आपका बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों फेल हुआ, है ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रोमिनेंट रीजंस क्या है, प्रोमिनेंट रीजंस क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड के फेल होने का। सो प्रोमिनेंट रीजंस क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड के फेल होने का, मैं बताती हूँ क्या है। ओके, क्या है मैं बताती हूँ। देखो कोड क्या है, कोड है कि, कोड सुनो पहले आप, बस सिर्फ आपको कोड याद करना है, पहले कोड बताती हूँ क्या है। कोड है कि गलती से मिस्टेक हो गई, वो नहीं है बावरी बागा वाली, अरे तारक मेहता वाली, वो नहीं बोलती गलती से मिस्टेक हो गई, तो वही वाला है ये, कि गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 टाइम्स बोलो, चलो बोलो, गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईजी, वेरी इजी ना, आई नो इट। तो गलती से मिस्टेक हो गई, मिस्टेक से क्या आएगा, मिस्टेकनली थिंक, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कॉपी से आएगा ट्राई टू कॉपी। अब मैं आपको ये पॉइंट्स भी समझा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू है, Jan 23 का है, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है। ओके,
सो प्रोमिनेंट रीजंस क्या है, वेरी सिंपल, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, एक बार आपने पढ़ लिया ना आपको याद हो जाएगा। देखो बैलेंस स्कोर कार्ड हमने एक बनाया, एक पेज है, आप इमेजिन करो ये आपका A4 साइज़ का पेज है, वो एक स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड पता है क्या होता है, जिसमें स्कोर्स लिखे होते हैं, मैथ्स में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, साइंस में इतने आए, पहले होता था ना स्कोर कार्ड मिलता था, तो इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मतलब वो स्कोर कार्ड फेल क्यों हुआ, उसके फेलियर के रीजंस क्या हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड के फेलियर के रीजंस क्या हैं वो बताओ। चलो बताओ। देखो क्या होता है ना, मैनेजर्स को लगता है कि ना ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना, ये फाइनेंशियल पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, मतलब सिर्फ भर दिया, एंड में क्या किया, पूरे साल कुछ नहीं देखा, स्कोर कार्ड को देखा ही नहीं कहाँ पड़ा है क्या नहीं, बस एंड में क्या किया, फिल कर दिया। तो ये मैनेजर्स की गलती है। तो मैनेजर्स ने मिस्टेकनली ये सोचा कि ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एंड बैलेंस स्कोर कार्ड जो है ना, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, बस काम पूरा कर दो, मतलब रियल लाइफ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये गलत चीज़ है, इसी वजह से क्या हुआ, बैलेंस स्कोर कार्ड फेल हुआ। सेकेंड है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो सोचते थे फालतू का काम है, ये मिडल लोगों को दे दो, काम ख़त्म करो, ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ही इन्होंने मिडल लोगों को दे दिया, तो ये भी गलत है। उन्होंने क्या किया, अपनी डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो छोटी कंपनीज है ना, उन्होंने क्या किया, जो बैलेंस स्कोर कार्ड्स, जो मेजर्स, स्ट्रैटेजीज है ना, वो टाटा, अंबानी, अडानी, इन कंपनीज़ की कॉपी करने की कोशिश की। ठीक है यार, आप बड़ी कंपनीज़ की कॉपी कर लो, बट उसको अपने कंपनी के हिसाब से तो मोल्ड करो। तो कंपनीज़ ने क्या किया, कंपनीज ट्राई टू कॉपी मेजर्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज बाय द बेस्ट कंपनीज rather than developing their own measures suited for the environment under which they function. ओके, उन्होंने अपनी कंपनी का सोच के नहीं बनाया बैलेंस स्कोर कार्ड, मेजर्स, परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजीज, उन्होंने क्या किया, बड़ी कंपनीज का कॉपी कर लिया। तो यार ऐसे थोड़ी होगा, दिस इज़ नॉट डन ना। तो ये 3 रीजंस हैं, प्रोमिनेंट रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। द कोड वॉज, गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोड वॉज, गलती से मिस्टेक हो गई तो कॉपी करके डेलीगेट कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बैलेंस स्कोर कार्ड का ही है, उसी चैप्टर में है, ये भी आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, ये भी इससे नेक्स्ट भी, रेड टैग भी नहीं मिलेगा आपको, दैट्स इट। ओके, ये 2 आपको नहीं मिलेंगे, कहाँ पर, स्टडी मटेरियल में, क्योंकि ये स्टूडेंट जनरल Jan 23 न्यू मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको यहीं से याद कर लो। ओके, सो बेसिकली बिफोर टीचिंग यू येलो टैग, लेट मी टीच यू रेड टैग। ओके, तो क्या होता है ना, रेड टैग का मतलब क्या होता है, देखो सपोज़ आप इमेजिन करिए कि आपके पास आपकी टेबल है, आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिस पर, जो आपको नहीं पता यार ये रखनी कहाँ है पूरे रूम में, ठीक है, ना आपको पता है ना आपके सिस्टर ब्रदर को पता है। ओके, 2 लोगों को नहीं पता, ठीक है, आप 2 ही लोग रहते हैं रूम में। तो आपने क्या किया, उस पर ना रेड टैग लगा दिया, रेड टैग लगा दिया, मतलब कोई भी एक रेड पेन उससे लिख दिया, पेपर लगा दिया कि यार ये पता नहीं क्या करना है। तो जब भी आप अपने रूम को क्लीन करेंगे ना, जब भी आप सॉर्टिंग करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा यार, जैसे आपने लगाया तो आपके सिस्टर या ब्रदर को पता चल जाएगा कि यार ये ऐसी चीज़ है ना जो कि इसने रेड टैग लगा रखा है, मतलब कि अनडिसाइडेड है कि इसको रखना कहाँ है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी यूज़ क्या है, इसको रखो या नहीं रखें, इसको फेंक दें, तो इससे ना दूसरे वाले बंदे को पता चल जाएगा, दैट्स इट। यही काम करता है रेड टैग। अब मैं पढ़ती हूँ क्या बोलता है, कहता है कि रेड टैग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वर्क प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। ओके, जिनको हटाना तो है सॉर्टिंग के टाइम, बट कहाँ कैसे हटाना है नहीं पता। तो वाइल सॉर्टिंग प्लेस द रेड टैग ऑन अनडिसाइडेड आइटम्स। जब भी आप सॉर्ट कर रहे हो तो आप क्या करें, आप जो भी अनडिसाइडेड आइटम है उसके ऊपर क्या करें, रेड टैग लगा दें। ओके, दिस लेट्स एवरीवन नो, बाकियों को भी पता चल जाएगा, दैट दिस आइटम नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है, इवैल्यूएटेड, नोटेड ऑन द टैग, मतलब नोट कर दीजिए टैग पे कि कितनी बार आपने वो आइटम यूज़ की, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, और इससे क्या होगा ना, वो कहाँ पे ओरिजिनली प्लेस करनी है वो भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला यार ये ना गार्डन में बहुत यूज़ आ रही है, ये आइटम गार्डन में बहुत यूज़ आ रही है, तो ये पता चल जाएगा कि ये गार्डन में रख सकते हैं हम, है ना। तो इट वॉज sorry, so let's read it again. So this lets everyone know this item needs to be evaluated. Okay,
Notate on the tag whenever item used afterward that. This will help in deciding the frequency of use and take decision to leave the item where it was originally placed, relocate the item or dispose of the item. ओके, डिस्पोज करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए और ओरिजिनली कहाँ प्लेस करनी है वहाँ पे रखने के लिए रेड टैग विल बी हेल्पफुल. ओके, नेक्स्ट है येलो टैग. अब येलो टैग इज डिफरेंट फ्रॉम रेड टैग. एवरीवन नो ना, रेड कलर इज डिफरेंट फ्रॉम येलो कलर. देन इट इज ऑल्सो कैन बी सेड दैट कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेड टैग. दिस इज वेरी स्टूपिड लाइन. ओके, बट यू हैव टू राइट इट. ओके, अब येलो टैग से क्या होता है? अब येलो टैग आपने एक उस पर लगा दिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यार ये चीज़ काम तो आएगी, अभी काम नहीं आ रही बट कभी तो आएगी. और येलो टैग में क्या होता है ना, हम ना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं उस आइटम के बारे में कि उसकी एक्सपेक्टेड यूज़ क्या है. अगर वो कोई केमिकल है हार्मफुल तो उसके ऊपर लिख देंगे कि दिस इज़ हार्मफुल केमिकल, कीप इट एट डिस्टेंस फ्रॉम चिल्ड्रन, यू नो, डेट्स लिख देंगे, ऐसा सब कुछ. ठीक है, वो होता है येलो टैग. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेड टैग. A yellow tag contains detailed information including expected use, dates, etc. of needful items which are useful, जो useful तो हैं but not required currently, hence usually kept in store. जैसे घर पे स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पे हम वो सामान रखते हैं जो कि यूज़फुल तो है बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वैसे ही ये येलो टैग भी होता है. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट है येलो टैग, फिर रेड टैग मैंने पढ़ा दिया. नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. दिस इज़ डिफरेंट मॉडल. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड. मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? नॉन फाइनेंशियल मेजर का पहला पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. तो कितने मेजर्स हैं नॉन फाइनेंशियल? BBPPT, BBPPT, BBPPT. ओके, सो नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका क्या? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. लेट्स डू बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. तो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली वो ये नहीं बोलता है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लिखो. वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है कि वो मॉडल लिखो जो कि प्रपोज्ड किया गया है बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून, है ना. अब यार अगर हमने BBPPT करके याद कर लिया, ओके कर लिया हमने, बट अगर एग्ज़ाम में ये आ गया कि यार वो मॉडल लिखो जो कि प्रपोज्ड है बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून, तो यार बैंड बज जाएगी. हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा BBPPT में से कौन सा फिट्जगेराल्ड एंड मून ने प्रपोज किया है. तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, बहुत स्टूपिड सा है बट इट्स ओके. क्योंकि जब हम बिल्डिंग पे चढ़ते हैं ना तभी हमें मून दिखता है ना. जब हम बिल्डिंग पे चढ़ते हैं तभी हमें मून दिखता है, राइट. तो इससे आपको याद आ जाएगा कि बिल्डिंग वाला जो मॉडल है वो किसने किया है? वो मून ने किया है. ओके, फिट्जगेराल्ड एंड मून ने किया है. ओके, दैट्स इट. इतना ही था इसका रेलेवेंस, ज़्यादा कुछ नहीं था. और अगर एग्ज़ाम में ये आता है ना कि यार सर्विस इंडस्ट्री के लिए कुछ बताओ, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए कुछ मॉडल बताओ, तभी भी हम बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ही यूज़ करेंगे. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ही यूज़ करेंगे. अगर हमें बोला कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए कोई मॉडल बताओ तो कौन सा? हॉस्टल के लिए बोल दिया, स्कूल के लिए बोल दिया, हॉस्पिटल के लिए बोल दिया, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में सबसे पहले वो वाली इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई है. उसके बाद हम लिखेंगे इसके ना 3 ब्लॉक्स हैं. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के 3 ब्लॉक्स हैं. पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है रिवॉर्ड, तीसरा है डायमेंशंस. ठीक है, डायमेंशंस के नीचे 2 हैं, एक है डिटर्मिनेंट्स और एक है रिजल्ट. एक है डिटर्मिनेंट्स और एक है रिजल्ट. ओके, उसके बाद सुनो, उसके बाद ऐसे लिख लिया आपने. कैसे? स्टैंडर्ड लिख लिया, रिवॉर्ड लिख लिया, डायमेंशंस लिख लिया. डायमेंशंस के नीचे लिख लिया डिटर्मिनेंट्स और रिजल्ट्स. इसको ऐसे ही याद करना है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, बस आपको चार्ट याद करना है. कैसे? देखो, स्टैंडर्ड लिख लिया, रिवॉर्ड लिख लिया, डायमेंशन लिख लिया. डायमेंशन के नीचे लिख लिया डिटर्मिनेंट्स और रिजल्ट्स. और उसके बाद क्या बोलना है? उसके बाद क्या बोलना है? देखो, बोलना है ओए CCM फिकर क्यों, फिर क्यों, सॉरी, ओए CCM फिर क्यों, फिर क्यों फेंका चाकू बिल्डिंग से. क्या बोलोगे? ओए CCM कोई बंदा है, फिर क्यों फेंका चाकू, कहाँ से? बिल्डिंग से. तो बिल्डिंग से आपको याद आ जाएगा ये वाला किसका है? ये वाला है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का निमोनिक. ओए CCM फिर क्यों फेंका चाकू बिल्डिंग से. ओके, ओए से क्या है? ओनरशिप, अचीवेबल, इक्विटी.
CCM क्लैरिटी, कंट्रोलेबिलिटी, मोटिवेशन। फिर क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्वालिटी। और उसके बाद है फेंका चाकू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो देखो जो स्टैंडर्ड होने चाहिए ना वो ओनरशिप वाले होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, इक्विटी होने चाहिए। ओनरशिप मतलब कि फॉर एग्जांपल आप उसको ओन करें, अचीवेबल स्टैंडर्ड कोई ऐसा सेट ना हो जाए जो अचीवेबल ना हो, और स्टैंडर्ड सबके लिए इक्वल होना चाहिए। नहीं कि लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड है कि लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड है कि उनको 40 मार्क्स लाने हैं और लड़कों के लिए कि या 30 या 50 लाने हैं, मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इट विल बी सेम, इक्विटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। रिवॉर्ड आप पहले से बताओ एम्प्लॉयज़ को कि क्या आपको मिलेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए। रिवॉर्ड पे कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए किसी एम्प्लॉय की या किसी की भी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आप इतने काम करोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, दिस इज़ कंट्रोलेबिलिटी। बट अगर आपने बोल दिया कि यार मार्केट का शेयर इतना जाएगा तो तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसका कंट्रोल ही नहीं है मार्केट के शेयर पे, ठीक है। और मोटिवेशन होना चाहिए, रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें मोटिवेशन मिले, ओके। देन डायमेंशन में डिटर्मिनेंट्स आते हैं और रिजल्ट आता है। तो डिटर्मिनेंट्स में आएगा फिर क्यों, और फिर रिजल्ट में आएगा फेंका चाकू, दैट्स इट। इसको इतना ही याद करना है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को। कुछ भी आता है आपको चार्ट बना के लिख के आना है अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ओके, जैसे मैंने किया आपको। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस पिरामिड। क्या है, परफॉर्मेंस पिरामिड। अब इसमें क्या है, ये क्या एक चीज़ है, ये भी नॉन फाइनेंशियल मेजर है। इसमें भी फर्स्ट लाइन आप कॉमन लिखेंगे, आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ पिरामिड ना इंटरकनेक्टेड है। ये जो भी पिरामिड मैंने बनाया ना नीचे, ये इंटरकनेक्टेड इसके एलिमेंट्स है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। अब देखो सिर्फ इतना लिखना है। अब टिप स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप है, स्टूडेंट्स के लिए टिप है कि इसको आप नीचे से ऊपर पढ़ो। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ। आप लिखेंगे दिस पिरामिड has two sides. The left side starts with internal efficiency. Left side starts with external effectiveness. Then it goes to the quality delivery. Then customer satisfaction, market success, and at last the corporate vision. Okay. And this is the non-financial side. And the right side of the pyramid is internal efficiency. मतलब नीचे से शुरू करना है, right? इतना समझ आ गया। अब ये पिरामिड याद करना है। क्या, राइट साइड पे फाइनेंशियल है, लेफ्ट साइड पे नॉन फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल MCQ DE और राइट साइड वाला है FPC WI। MCQ DE, M से क्या है तो हम लिखा ऐसे है तो लर्न ऐसे करना है। MCQ से क्या है, मार्केट की सक्सेस, और उधर क्या है फाइनेंशियल सक्सेस, है ना। इधर क्या है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, इधर क्या है प्रोडक्टिविटी, इधर क्या है क्वालिटी और डिलीवरी, और उधर क्या है साइकिल टाइम और वेस्ट। इधर क्या है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और उधर क्या है इंटरनल एफिशिएंसी। ये सब मिलेंगे तब मिलेगा कॉर्पोरेट विजन तब आपका अटेन होगा, ओके, दैट्स इट। मार्केट सक्सेस मिलेगी, उधर फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। इधर कैसे मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तभी मार्केट सक्सेस मिलेगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, अगर क्वालिटी और डिलीवरी अच्छी होगी, और क्वालिटी और डिलीवरी कैसे होगी, अगर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस होगी तो, और इंटरनल एफिशिएंसी होगी तो साइकिल टाइम कम होगा, वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, और एट लास्ट कॉर्पोरेट विजन अटेन होगा। MCQ DE FPC WI, MCQ DE FPC WI, लेफ्ट साइड राइट साइड, दैट्स इट, हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म मतलब पता है क्या होता है, जिसकी 5 वॉल्स होती हैं। आपको ऐसे याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, 5 वॉल्स। एग्जाम में पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस आना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रिज्म की जगह आप पिरामिड बनाया है, नहीं। देखो पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड ऐसा होता है ना, और जैसा दिख रहा है वैसे ही। और प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म की 5 वॉल्स होती है, कितनी होती है, 5 फेसेट होते हैं, 5 एस्पेक्ट होते हैं, 5 फेसेट बोलते हैं इसको, ओके। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या लिखोगे, पहले तो वो कॉमन लाइन लिखनी है, उसके बाद लिखना है परफॉर्मेंस प्रिज्म इज एन अप्रोच टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विच एम्स टू मीट नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स।
क्या होता है ना, ये ना ऑल स्टेक होल्डर्स को काम करता है, ठीक है, मतलब सिर्फ शेयर होल्डर पे फोकस नहीं करता। देखो कुछ केस स्टडी होती है ना जहाँ पे लिखा होता है वो वाली अप्रोच बताओ जिसमें ना सारे स्टेक होल्डर्स पे फोकस हो, सिर्फ शेयर होल्डर्स या कस्टमर्स पे ना हो, तो आपको ये लिखना है, परफॉर्मेंस प्रिज्म लिखना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5 फेसेट होते हैं इसके, क्या क्या, SSP CS, SSP वाले नहीं है वो CS भी पढ़ाते हैं, SSP वाले CS भी पढ़ाते हैं, SSP वाले CS भी पढ़ाते हैं। तो SSP CS, S से क्या है, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस, कैपेबिलिटीज, स्टेक होल्डर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। और ये प्रिज्म बना के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही लिखना है, इतना ही लिखना है बस, दैट्स इट, परफॉर्मेंस प्रिज्म। आई डोंट नो, माई वीडियो वॉज पॉज्ड, सो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से स्टॉप किया, बट मैं भी दोबारा से ट्रिपल बॉटम लाइन से पढ़ा देती हूँ। अगर उससे पहले का भी नहीं पढ़ाया होगा, मतलब जो कि पॉज में रह गया होगा, तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँगी वो चीज़ भी जल्दी। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में अगर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको बिजनेस, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल कौन सा है इसमें से मेजर, तो आपको कौन सा लिखना है, ट्रिपल बॉटम लाइन लिखना है। इसमें आपको सिंपली ये लिखना है कि ट्रिपल बॉटम लाइन मेजर्स नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो कंसिडर्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद 3 डायमेंशंस है, एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक। एनवायरनमेंट में प्लैनेट लिखना है, सोशल में पीपल लिखना है, इकोनॉमिक में प्रॉफिट लिखना है। अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एनवायरनमेंट पीपल से रिलेटेड है या प्रॉफिट से या प्लैनेट से, तो मैंने इसके लिए कोड बनाया छोटा सा, वो ये है कि प्लैनेट के अंदर ही तो एनवायरनमेंट होता है ना, और लोग ही तो सोशल मीडिया पर होते हैं, पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, और इकोनॉमिक, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट है वेज टू ब्रिंग टर्न अराउंड। ये क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कोड याद रखना है और 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट्स इट। कोड है, लेबर ने वाटर को रिसाइकिल किया सो दैट सेफ्टी इश्यूज ना आए एंड क्वालिटी मेंटेन रहे एंड कस्टमर्स खुश रहे। क्या, लेबर ने वाटर को रिसाइकिल किया सो दैट सेफ्टी इश्यूज ना आए एंड क्वालिटी मेंटेन रहे एंड कस्टमर्स खुश रहे, दैट्स इट, ठीक है। इसमें इतना ही है, 5 पॉइंट्स आपको एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद दैट टॉपिक वॉज ओवर, PPT टॉपिक वॉज ओवर। द नेक्स्ट थिंग इज, वो अब हमने प्रॉफिट सेक्टर के लिए कर लिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अब ये है नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लिए। अब नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में कैसे परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, तो उसके लिए चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस के पॉइंट्स आप खुद पढ़ेंगे, 4 पॉइंट्स है, मैंने लिखे हुए हैं सामने। कोड है, फंड्स कमाने के लिए LCM सीखो, पैसे कमाने हैं तो उसके लिए क्या सीखो, LCM सीखो। L से है लॉन्ग टर्म, C से है कॉस्ट, M से है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एंड F से है फंड्स, दैट्स इट। नेक्स्ट है 2 फ्रेमवर्क है जिनको यूज़ करके हम NGO की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। पहला है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, दूसरा है एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। पहला है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, इसमें 5 E's हैं, दैट इज़ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, एथिक्स। इकोनॉमी में क्या है, कम खर्चो, एफिशिएंसी में क्या है, ढंग से खर्चो, इफेक्टिवनेस में क्या है, वाइजली खर्चो, इक्विटी में क्या है, फेयरली खर्चो, और एथिक्स में क्या है, प्रॉपरली खर्चो। और अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में कुछ नहीं करना, बैलेंस स्कोर कार्ड में जैसे हमने FLIC याद किया था ना, इसमें CFIL याद करना है, मतलब उसका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देना है। पहले कस्टमर पर्सपेक्टिव लिखना है, फिर फाइनेंशियल, फिर इंटरनल बिजनेस, उसके बाद लास्ट लिखना लर्निंग एंड ग्रोथ, दैट्स इट। इसको इतना याद करना है, इतना ही लिखना है, दैट्स इट। थैंक यू, बिलीव इन योरसेल्फ, होगा 100% होगा। SCMP सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है, रिपीटेटिव मोड में करो हो जाएगा। जिन्होंने नोट्स बाय नहीं किए हैं वो लोग नोट्स बाय कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे आई एम गिविंग यू ऑल, सो दैट आपका नवंबर 23 निकल जाए। नोट्स बाय करने के लिए आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर इज़ 8287712032। आई रिपीट 8287712032। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा 100%। SCMP थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ थ्योरी, बट आई एम ट्राइंग फॉर यू ऑल गाइस कि मैं थोड़ा ईजी बना सकूँ। जैसे मैंने खुद से लर्न की थी चीज़ें, मैं आपको भी समझा सकूँ और याद करा सकूँ। ओके, बाय बाय।